हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने जैन धर्म तक कंप्लीट कर लिया था। मौर्य आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये होपफुली दोस्तों ये पहला लेक्चर है मौर्य का। तो अभी जो सेकंड लेक्चर होने वाला है ये मैं कल वीडियो डाल दूंगा इसका। तो ये मौर्य हमारा कल में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं साथ सोच रहा हूँ दोस्तों कि मैं पहली पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी वीडियो में साथ में लेके आऊँ, जिससे आप लोग का जल्दी से ये टॉपिक कंप्लीट हो सके। तो देखिए मौर्य साम्राज्य पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं कंटेंट लेके आता हूँ या फिर जो भी मैं ये आपको बताता हूँ इस पे दोस्तों, ये सब मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। और ये आप जान जाइए कि पूरे यूट्यूब पे जिस तरीके से मैं कंटेंट लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, और जिस तरीके से मैं इधर उधर बुक से पूरा कलेक्ट करता हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सब फैक्ट, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो में अपने। देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में, देखिए सिलेबस में आपके चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है, बट हमारा मतलब सिलेबस में मौर्य लिखा हुआ है और साथ में उसके दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है। इसका मतलब है कि इनका मेन फोकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य पे है। बट उनके साथ के भी जो जो साथ में राजा हुए हैं उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेते हुए चलेंगे। बट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में दोस्तों देखिए पता कहाँ से चला है। दोस्तों देखिए साहित्यिक साक्ष्य कुछ है मौर्य साम्राज्य के बारे में जो बताते हैं, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य और कुछ विदेशी विवरण है जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो साहित्यिक साक्ष्य में ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं? पुराण है, अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस जो कि विशाल दत्त द्वारा लिखी गई ये है, कथा सरित सागर है जो सोमदेव द्वारा लिखी हुई है। देखिए मैंने जो ब्रैकेट में नाम लिखा है ना, उस बुक को किसने लिखा है इसके बारे में है। तो क्वेश्चन आपके इससे भी बन जाते हैं कि कोई बुक है तो उसको कौन से राइटर है, तो आप इसको भी साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। बृहद कथा मंजरी है किसने लिखा है? छेमेन ने लिखा है। और दोस्तों ये महाभाष्य किसका है? पतंजलि ने लिखा है। ये आपको सबको पता होगा। तो ये आप सारे राइटर के नाम याद रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में साहित्यिक साक्ष्य क्या प्राप्त हुआ है मौर्य साम्राज्य का? दीपवंश से, महावंश से, महावंश टीका से, महाबोधि वंश से और दिव्यावदान से, ठीक है। तो ये बौद्ध ग्रंथ के साक्ष्य हैं। जैन ग्रंथ में कौन है दोस्तों? कल्पसूत्र है जो भद्रबाहु द्वारा रचित है। और परिशिष्ट पर्वन है जो हेमचंद्र द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य कुछ इसके हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए इसमें दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है? अशोक के अभिलेख से, जूनागढ़ का अभिलेख है जिसको गिरनाल अभिलेख भी बोलते हैं, वहां से स्तूप तथा गुफा से, मृदभांड जो काली पॉलिश वाले मृदभांड है। देखिए चित्रित धूसर मृदभांड भी होते हैं, बट काली पॉलिश वाले जो मृदभांड है उससे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं किसके? मौर्य साम्राज्य के बारे में। और जो आहत सिक्के हैं जो हैं उससे, ठीक है। और उसके बाद विदेशी विवरण कौन से? इंडिका जो पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है दोस्तों, उससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अच्छा इसके बाद दोस्तों देखिए हम लोग आ जाते हैं एक पॉइंट पे कि अर्थशास्त्र जो दोस्तों है, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि अर्थशास्त्र किस चीज़ की बुक है। तो अर्थशास्त्र क्या है? वो दोस्तों राजनीति से रिलेटेड बुक है। इसमें लोक प्रशासन के भी बारे में, देखिए मल्टीपल ऑप्शन आपके एग्जाम के ऑप्शन में हो सकते हैं, हमें चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये राजनीति से रिलेटेड है, लोक प्रशासन से रिलेटेड है। और इसमें दोस्तों राजा के द्वारा चलाए गए प्रशासन का वर्णन भी है। सप्तांग सिद्धांत जो दोस्तों कौटिल्य द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? सप्तांग सिद्धांत दोस्तों कौटिल्य द्वारा दिया गया है। तो कौटिल्य द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत है उसका भी वर्णन किसमें है? अर्थशास्त्र में है। सप्तांग सिद्धांत क्या होता है मैं अभी इसको आगे भी आपकी वीडियो में बताऊंगा। मैं पहले आप चीज़ों को वन बाय वन देखते चलिए। जो दोस्तों मुद्रा राक्षस बुक है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, मैंने ऊपर ही बताया है, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है ये। इसमें किस चीज़ के बारे में है? क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे कि राजा नंद जो थे उन्होंने चाणक्य को अपने दरबार में से उनके पद से हटा दिया था, ठीक है। तो ये इस बात के बारे में लोगों को कहाँ से पता चली? तो ये मुद्रा राक्षस में लिखा गया है ये, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से किस तरह घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की, ये भी किससे पता चलता है हमको? मुद्रा राक्षस से पता चलता है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सीधा। अब हम लोग देखिए मैंने वही बोला कि जो हमारे में सॉरी हमारे सिलेबस में, देखिए मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य बोला था, अशोक है डायरेक्टली, अशोक लिखा हुआ है। मौर्य साम्राज्य है और सम्राट अशोक लिखा हुआ है। तो सम्राट अशोक के बारे में हम थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, उनके साथ साथ जो भी हैं उनके बारे में भी हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। पहले तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखिए थोड़ा बता देता हूँ कि इनका जो दोस्तों शासन था वो 322 से 298 बीसी तक था। इस शासन काल की बात हो रही है। इन्होंने 322 ईस्वी में ये मगध की गद्दी पर ये बैठे थे। और दोस्तों देखिए इनके बारे में बहुत से मतभेद हैं कि ये किस जाति के थे। तो उसमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? वो मौर्य क्षत्रिय थे, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य से, मुद्रा राक्षस से, विष्णु पुराण से चंद्रगुप्त के बारे में क्या पता चलता है? कि ये एक शूद्र थे। ये अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है, हमको बस विचार जानते रहना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे।
तो आप ये बताएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, जस्टिन और स्ट्रेबो जो थे, उन्होंने इनको क्या कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा है। ठीक है। वहीं एपियानस और प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोट्टस नाम दिया है। कुछ बुक में इसमें डिफरेंसेस हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही सही आप मान के चलिए। जस्टिन और स्ट्रोबो ने इनको सेंड्रोकोट्टस बोला है, और एपियानस और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोट्टस बोला है। सेंड्रोकोट्टस, एंड्रोकोट्टस, आप ऐसे याद कर लीजिए इसको। चंद्रगुप्त, और देखिए दोस्तों, जो सेंड्रोकोट्टस की पहचान है ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है, इस बारे में किसने बताया है? विलियम जोन्स ने बताया है। ठीक है। अभी हम आगे भी देखेंगे किस तरीके से हम जानते पहचानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो शिलालेख थे उनसे हमें कैसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बात हो रही है। ये हम आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, मौर्य साम्राज्य के बारे में दोस्तों बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में। उत्तर पश्चिम में दोस्तों ईरान यानी कि फारस से लेते हुए पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी मैसूर तक का क्षेत्र है। सोचिए कितना बड़ा एरिया था चंद्रगुप्त मौर्य का। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में भारत है, मैं बोलूँ कि साउथ का जो एरिया है, मतलब आप तमिलनाडु के एरिया के यदि आप छोड़ दीजिए, तो आप ये समझिए दोस्तों कि पूरा इंडिया और पूरा अफगानिस्तान का जो एरिया है उससे भी ज़्यादा कहीं, वो हमारे भारत के अंदर आता था। अब देखिए इसके आगे हम आ जाते हैं, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए मैं ये फैक्ट्स है, केवल फैक्ट्स, मैं इसमें कुछ बहुत कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपके पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं मैक्सिमम पॉइंट्स आपके मैं कवर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो था, यूनानी जो राजा था, उसको इसने क्या किया था, पराजित किया था। और इस युद्ध में पराजित होने के बाद एक संधि हुई थी जिसमें सेल्यूकस ने 500 हाथी किसको दिया? सेल्यूकस ने 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ये संधि के दौरान सेल्यूकस क्या है, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य के देंगे, और इसके बदले में सेल्यूकस क्या देंगे? एरिया यानी कि हेरात, कांधार यानी कि अराकोशिया, बलूचिस्तान यानी कि जेड्रोसिया, और काबुल यानी कि पेरिपिन सदाई, इन क्षेत्रों का भाग ये कौन दे देगा? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिया। और अपनी पुत्री हेलेना का जो विवाह था दोस्तों, उसने भी चंद्रगुप्त से किया। और इन सब बातों का जो ये विवाह का वर्णन है, हेलेना की विवाह का वर्णन, ये एपियानस ने दिया हुआ है। ठीक है, एपियानस ने इस बारे में बताया हुआ है। यूनानी जो लेखक थे दोस्तों, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहते थे, ये आपको याद रखे रहना है। और इसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों, और ये एक पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो तो दोस्तों बंगाल विजय लिया था, बंगाल का जो विजय है चंद्रगुप्त मौर्य का, इसके बारे में महास्थान अभिलेख है, उसमें हमको पता चलता है। और जो दक्षिण भारत का विजय था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसके बारे में दोस्तों आहनानूर और मुन्नानूर नामक तमिल ग्रंथ है, वहाँ से और अशोक के अभिलेखों से भी इस बारे में हमको आइडिया लग जाता है। तो आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का विजय था बंगाल विजय महास्थान अभिलेख से, और दक्षिण भारत का जो अभिलेख विजय है दोस्तों, वो आहनानूर और मुन्नानूर नामक तमिल ग्रंथ से पता चलता है। इसके बाद देखिए यह है सोहगौरा, जो दोस्तों ताम्रपत्र अभिलेख है, इस गोरखपुर में है। और महास्थान अभिलेख जो है वो बोगरा बांग्लादेश में है। ये एरिया से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो महास्थान अभिलेख है वो कहाँ से पाया गया है, तो आप बताएंगे बोगरा जिला है बांग्लादेश में, वहाँ से। अच्छा, इन अभिलेखों में जो दोस्तों हैं, इन दोनों में कुछ बातों का भी वर्णन किया है, तो इसमें अकाल के समय में राहत कार्यों का विवरण दिया गया इन दोनों अभिलेखों में। और अन्नागार तथा अन्न संचय का भी उल्लेख, देखिए अकाल में यदि राहत कार्य का विवरण दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि अकाल के समय राहत किन चीज़ों से आप दे रहे हो? भोजन, इन सब चीज़ों को ही तो आप दे के प्रोवाइड करके आप दे रहे हो। तो उसी तरीके से आप समझो कि अन्नागार का और अन्न संचय का उल्लेख दिया हुआ है इस अभिलेख में। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीता। इस बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? वो गिरनाल अभिलेख है, रुद्रदमन के समय जो था, तो उससे हमको क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीत लिया था। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम इस पॉइंट में कि 298 BC में, 258 BC में दोस्तों, श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में जगह है, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना या संथारा प्रथा के द्वारा मृत्यु को ग्रहण कर लिया था। आप इसको संलेखना और संथारा प्रथा के बारे में भी मैंने दोस्तों आपको बताया था पहले भी, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि उपवास के माध्यम से अन्न जल त्याग कर देते हैं लोग और अपना मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। ये एक तरीके से उपवास के माध्यम से मृत्यु को ग्रहण करने की प्रक्रिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? संलेखना या संथारा भी बोलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट था दोस्तों ये कि पुष्यगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। ठीक है,
इसने ही निर्माण कराया था सुदर्शन झील के बारे में। अभी आके जब हम मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो बहुत जगह आप इस तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे कि सुदर्शन झील का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया, इन्होंने इसको इसकी मरम्मत करवाई। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इसको बनवाया किसने था। इसको सुदर्शन झील को पुष्यगुप्त ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखिए दोस्तों क्या है, 298 बीसी में 273 बीसी तक बिंदुसार का शासन रहता है। सोचिए, पहले चंद्रगुप्त हैं, ठीक है, मौर्य वंश की मतलब आपको बोला जाए तो कौन है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने क्या किया था, घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली थी। उसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार था, जिसने 298 बीसी में मगध की गद्दी पे बैठा। इसको अमित्र घात यानी कि शत्रु विनाशक भी बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, इसको वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और मद्रसार भी कहा गया है, और जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन भी कहा गया है। ये पॉइंट याद रखेंगे। आपने वहाँ भी पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की भी उपाधि दी गई है। ये भी नाम इनको दिया गया था अलग अलग लोगों के द्वारा। तो आप इस तरीके से एक एक चीज़ रिलेट करके आप याद भी करते रहेंगे। बट बिंदुसार को भद्रसार, मद्रसार और सिंहसेन कहा गया है। अच्छा दोस्तों, बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे। क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में मौर्य वंश में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे, जिसमें सुसीम और बाद में अशोक को भेजा गया था। तो आप बोलेंगे बिंदुसार के शासनकाल में। अच्छा, इन्हीं के शासन में दोस्तों सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम था, जिसने डाइमेकस नामक एक राजदूत मेगस्थनीज के जो कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी था, इसके दरबार में भेजा था। देखिए, आप ऐसे इसको भी आप रिलेट करके याद करिए। जो दोस्तों ये जो था मेगस्थनीज जो था, ये किसके शासनकाल में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ, वो डाइमेकस हुआ। और ये किसके दरबार में आया, ये बिंदुसार के दरबार में आया। तो आप इस तरीके से चीज़ें याद करते रहिए। क्वेश्चन बहुत बार इस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि कौन सा राजदूत किसके दरबार में आया हुआ था। तो जो आपने अभी पढ़ा था मेगस्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया, वो बिंदुसार के दरबार में आया। और देखिए, अभी अभी आएगा दोस्तों एक पॉइंट इसमें और है। देखिए, आपकी मिस्र का शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को नामक राजदूत को भेजा था किसके दरबार में, बिंदुसार में। तो बिंदुसार में पहले कौन आया, आप याद रखिए, बिंदुसार में पहले कौन आया, डायमेकस आया। और मिस्र के शासक का जो राजदूत था वो डायनोसिस था। ये भी किसके दरबार में है, बिंदुसार के दरबार में। अच्छा, एक पॉइंट ये देखिए रह गया था कि एथेनियस नामक यूनानी जो एक लेखक है दोस्तों, उसने बताया है कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से तीन चीज़ों की मांग की थी। पहला सूखा अंजीर, अंगूरी मदिरा और दार्शनिक। यहाँ पे सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो जो थे दोस्तों एंटियोकस प्रथम ने, ये चीज़ें तो उन्होंने बिंदुसार को उपलब्ध करा थी, बट उन्होंने दार्शनिक की मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसका रीज़न ये था कि उनका ये मत था कि भाई यूनानी में उस समय दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जाता था। तो दार्शनिकों की मांग ये तो इन्होंने पूरी नहीं की थी, बट सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा पहुंचा दी थी। पहुंचा दी नहीं थी भाई, उन्होंने नहीं पहुंचाया, मतलब पहुंचा दिया था, बात को समझ लो आप। उसके बाद दोस्तों देखिए, एक है दिव्यावधान। दिव्यावधान जो आपको पता चलता है, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलती है। इससे दिव्यावधान में दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है कि इनके राजसभा में पिंगल वत्स रहता था, निवास करता था, जो कि आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष था। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट्स याद रखिए। ये सब फैक्ट्स हैं, मल्टीपल फैक्ट्स हैं दोस्तों, अलग अलग बुक से मैंने इकट्ठा किए हुए हैं। तो आप इनको वन बाई वन आप देखते रहिए। अब मेन पे आते हैं दोस्तों हम लोग अशोक पे। अभी देखिए, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम सारे राजाओं के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों मौर्य शासन की और भी क्या प्रणाली थी वहाँ पे, किस तरीके से और भी व्यवस्था थी उसमें, कर प्रणाली क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, इन सब के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे कुछ भी पॉइंट आपके एग्जाम पे छूटे नहीं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये जान जाइए कि एक मार्क्स से आपकी रैंक इस एग्जाम में 10,000 तक नीचे हो जाएगी, क्योंकि इस एग्जाम में 35 लाख लोग अपीयर होने जा रहे हैं। तो इस बात को आप समझिए कि एक एक नंबर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों देखिए, अशोक के बारे में फिर पढ़ेंगे। 273 से 232 बीसी तक इनका शासनकाल रहा। राज्याभिषेक इनका हुआ है 269 बीसी में। इसके पहले ये उज्जैन के राज्यपाल थे। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था कि अशोक अपने राज्याभिषेक से पहले वो कहाँ का उनके शासन था, तो उज्जैन के वो क्या थे, उसमें वो राज्यपाल थे। अशोक को दोस्तों अभिलेखों में क्या बोला गया है, देवानापिय प्रियदर्शी बोला गया है। इसका मतलब है कि देवों को प्यारा जो हो उसको ये नाम दिया गया है। तो अशोक को ये नाम वहाँ पे दिया गया है अभिलेखों में। अशोक के दोस्तों नाम का अभिलेख जो है, अशोक नाम का अभिलेख कहाँ कहाँ है, मास्की में है, गुर्जरा में है, नेट्टूर अभिलेख में
और उदयगोलम में। ये 4 जगह दोस्तों क्या है, अशोक के नाम का उल्लेख है। पुराणों में दोस्तों इनको अशोक वर्धन कहा गया है, और दीपवंश में, अब ये देखिए क्या लिखा है, दीपवंश में इनको कर्मोनी कहा गया है, और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन बोला गया है। मास्की के दोस्तों लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य बोला है। ये पॉइंट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखेंगे, ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिंघल अनुश्रुति में अशोक के बारे में बताया गया है, इन्होंने 99 भाइयों की हत्या की है अपना सिंहासन प्राप्त करने के लिए। इस बारे में कहा, देखिए कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन इस जगह से इस बारे में जानकारी मिलती है, हमको फैक्ट्स याद रखना है कि उनके 99 भाइयों की अशोक ने हत्या की। कहाँ से पता चलता है, तो सिंघली अनुश्रुति से पता चलता है, ठीक है। 1750 में दोस्तों सर्वप्रथम टिफिन थैलर ने बताया कि दिल्ली में, सॉरी दोस्तों, 1750 में टिफिन थैलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था, ठीक है। बट ये समझिए कि दोस्तों कि ये अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम किसने था, इन्होंने क्या किया था कि ये अशोक स्तंभ जो मिला हुआ था, ये दिल्ली में टिफिन थैलर ने खोजा था, ठीक है। बट इसको पढ़ा किसने, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जेम्स प्रिंसेप जब इसको 1837 में पढ़े होंगे, तभी ये तो पता चला होगा कि ये अशोक का स्तंभ है। तो आप ये भी बात समझ के रखिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इनके राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 में हुआ था, अभी हमने पहले पढ़ा। और इसके 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी में कलिंग पे इन्होंने आक्रमण किया था। ये आपको जो ईयर है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछता है किस समय इन्होंने कलिंग पे आक्रमण किया था। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट है, कश्मीर में इन्होंने श्रीनगर तथा नेपाल में इन्होंने देवपत्तन नगर बसाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था और नेपाल में देवपत्तन किसने बसाया था। या क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है, अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था, तो ये ऑप्शन में आपके एग्जाम में रहेगा। अशोक ने दोस्तों प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का ये अनुयायी थे, बाद में इन्होंने क्या कर लिया था, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे, ठीक है। ये ऐसा पता चला है। अभी मैं आगे आपको पॉइंट्स के थ्रू भी ये बात बताऊंगा। देखिए, उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे जिससे काफ़ी प्रभावित हुए थे और बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ द्वारा रचित है, इसमें पता लगा है कि अशोक जो था शुरुआत में ये शैव धर्म का अनुयायी था, और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इनके प्रभाव में ये क्या हुए थे, बौद्ध धर्म ही अपनाए भी थे। उसके बाद देखिए पॉइंट है दोस्तों कि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ये आप याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। पहला लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफाओं का निर्माण दोस्तों अशोक ने कराया था बराबर की पहाड़ियों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा कि भाब्रू से जो प्राप्त लघु शिलालेख में उस अभिलेख में अशोक ने बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवाहन कर रहा है, ऐसा दिखाया गया है। अशोक की यात्रा का क्रम दोस्तों, पहले वो बोध गया, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसी फॉर्म में इसको आपके लिए लिख रखा है। बोध गया के बाद कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और फिर श्रावस्ती। लुम्बिनी में जो दोस्तों ये गया था, वहाँ पे उन्होंने लुम्बिनी, चूँकि पता है आपको बुद्ध जी का स्थान था, तो वहाँ पे उसने ये घोषणा की थी और केवल 1/8 भाग कर के रूप मिलेगा। अब लुम्बिनी के जो ग्राम को उसने करमुक्त भी घोषित कर दिया था, ठीक है। और इस बारे में भी दोस्तों हमको कहाँ से जानकारी मिलती है कि ये बारे में हमको पता कहाँ से चला कि ऐसा ऐसा अशोक ने किया था, तो ये रुक्मी देवी का अभिलेख है, वहाँ से पता चला था। अशोक के धर्म प्रचारक जो थे दोस्तों, वो कौन कौन थे, या अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए क्या क्या किया था या किसको कहाँ भेजा था, इसका भी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। महेंद्र और संघमित्रा को इसने श्रीलंका भेजा था, सोना तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा था, महारक्षित को यमन देश, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, मध्यम को हिमालयवर्ती देश, मध्यांतिक को कश्मीर तथा गंधार, और महादेव को इसने महिष मंडल और मैसूर भेजा था। ये पॉइंट ऑफ फैक्ट आप एकदम एग्जैक्टली इसको याद कर लीजिएगा। अशोक के धर्म का सिद्धांत क्या था दोस्तों, अशोक के धम्म का सिद्धांत क्या था, इस बारे में भी हम जान लेंगे। अशोक ने दोस्तों प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ नियमों का एक प्रस्तुति की थी। आप समझे कि नियमों के संकलन किया हुआ था, इसको ही अशोक के अभिलेखों में धम्म का कहा गया है। यही अशोक के धम्म का था। तो पूछे कि किससे रिलेटेड है, तो ये प्रजा के नैतिक उत्थान से रिलेटेड है।
और धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? ये स्वनियंत्रण है। उसके बाद देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे कि मौर्य साम्राज्य की दोस्तों देखिए जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कौटिल्य द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत था उस पर आधारित थी। सप्तांग सिद्धांत में क्या है दोस्तों कि राजा के 7 अंक बताए गए हैं, जिसमें राजा क्या है उसका सर्वोच्च स्थान है, इसको इसको क्या बोला गया है? इसको राज्य का सिर बोला गया है, आप ऐसा समझिए। अमात्य को आंख बोला गया है, जनपद को जंघा बोला गया है, दुर्ग को बाह बोला गया है, कोष को मुख बोला गया, दंड बल या सेना को मस्तिष्क बोला गया और मित्र को उसका कान कहा गया। तो ये 7 चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड बल, सेना, मस्तिष्क और मित्र। मौर्य काल में दोस्तों की जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, मौर्य काल के जो जो अधिकारी हुआ थे उनको तीर्थ कहा जाता था। और ऐसे तीर्थों को क्या बोला जाता था? जितने भी जैसे 18 तीर्थ है ना, इन 18 तीर्थों को महामात्र भी बोला जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। तो कई क्वेश्चन देखिए इसमें आपके बन सकते हैं। जो उच्च अधिकारी थे उनको क्या बोला जाता था? तीर्थ बोला जाता था या महामात्र भी बोला जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। उसके बाद देखिए अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ उनमें उनको किस तरीके से, ये देखिए दोस्तों पूरे 18 तीर्थों का नाम है। इसको अब मैं आपको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अब देख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन भी आप कर लीजिएगा। देखिए पुरोहित को क्या बोला जाता, वो किससे संबंधित था? पुरोहित क्या था? प्रशास्ता क्या था? सेनापति क्या होता था? युवराज क्या होता था? समाहर्ता, सन्निधाता, प्रतिष्ठा, नायक, कर्मांतिक, दंडपाल, व्यवहारिक, नागरिक। ये दोस्तों अलग अलग क्या है? ये तीर्थ है। आप देख रहे हो ना ऊपर लिखा हुआ है तीर्थ और उनसे संबंधित विभाग। तो आप इससे ये नोट से ही आप पढ़ लीजिएगा, ये मुझे बताने की मुझे नहीं लग रहा है ज़रूरत है आपको, क्योंकि सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी लिख रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको पढ़ के भी पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको तो एटलीस्ट उनको याद ही कर लीजिएगा अच्छे से। मौर्य साम्राज्य में दोस्तों देखिए प्रशासन में कुछ अध्यक्ष भी होते थे, अलग अलग विभाग के अध्यक्ष होते थे। जैसे कि आप देख रहे होंगे वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पाड़े अध्यक्ष बोला जाता था, माप तौल के अध्यक्ष को पौतवा अध्यक्ष बोला जाता था। तो अलग अलग दोस्तों देखिए अध्यक्ष हैं हर विभाग के। तो जैसा आपको जरूरत लगे अपने मतलब ऐसे जैसे आपको टाइम परमिट करे आप चीज़ों को याद कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, जो दोस्तों मैंने आपको तीर्थ बताया इसके पहले, ये जो तीर्थ है, तीर्थ आप कोशिश करनिएगा कि 70% तीर्थों का नाम आप याद कर लीजिएगा और उनसे संबंधित विभाग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों अशोक से हमेशा बनता है, अशोक के अभिलेखों से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो थोड़ा सा ये फैक्ट्स है बुक का, ये मैं आपको डायरेक्टली मैं पिक्चर इसका लेके आया हूँ, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों देखिए कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ, अभी मैं कौन से अभिलेख की क्या विशेषता रही है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि वो जो भी अभिलेख हैं अशोक के वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे शाहबाजगढ़ी का अभिलेख है पेशावर से प्राप्त हुआ है, मानसेहरा का अभिलेख ये हजारा पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, कालसी का अभिलेख देहरादून उत्तराखंड से, गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो ये लोकेशन क्या है, लोकेशन से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो ये आप अभिलेख के जो दोस्तों ये पॉइंट्स दे रखे हैं याद रखिएगा, ठीक है। उनके लोकेशन क्या है उनको आप ध्यान रखिएगा, ये उनके शिलालेख के बारे में हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा है कि अशोक ने पहले बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। कल्हड़ की राजतंगड़ी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों बुद्ध जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था, उन्होंने उनसे तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली थी। बट निग्रोध जो था, निग्रोध, इनके प्रवचन सुनकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अरोरा लेख से भी यह घोषणा की गई अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये देखिए अलग अलग जगह अलग अलग बातें की गई, हमको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद रखनी है। ये तो ये रहा। उसके बाद देखिए अशोक के शिलालेख के बारे में दोस्तों पूछे उन्होंने, जो 14 शिलालेख थे, आपको पता होगा कि शिलालेखों की संख्या क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। अशोक के टोटल कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे। और हर शिलालेख में दोस्तों की क्या बातें की गई हैं इसके बारे में हमें जानना जरूरी रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट तो आपको याद ही कर लेना चाहिए, वैसे आप एक बार रीड कर लेंगे ना 2-3 बार तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। अब 5-6 शिलालेख ऐसे हैं दोस्तों जिनको तो आप कम से कम याद ही कर लीजिएगा। उसमें क्या है, जैसे दोस्तों पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। देखिए दोनों पशु से रिलेटेड है पहला दूसरा, आप इस तरीके से इसको याद किया करिए। तीसरा अभिलेख दोस्तों क्या है, इसमें ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों उनके जो अशोक के शासनकाल में राज्य अधिकारी थे उनको ये आदेश दिया गया था कि हर 5 वर्ष के उपरांत वो दौरे पे जाएं। और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये जो दौरा था दोस्तों ये धम्म का शायद दौरा था, तो आप ऐसे याद आप करिए। दोनों में पशु बलि के बारे में बात की गई है। और जो तीसरा जो अभिलेख है वो उसके बारे में क्या है, 5 वर्ष के उपरांत वो दौरे पे जाए अपने राज्य में, इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है।
चौथा अभिलेख क्या है दोस्तों, इसमें भीरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। ये भी इंपॉर्टेंट आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चार अभिलेख तो आप अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपका छठा अभिलेख कौन सा है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवें और आठवें में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, तो ये आप याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां आठवां जो है मैं आपको बता रहा हूँ। नौवां दसवां ग्यारहवां आप ऐसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ग्यारहवां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि इसमें कि धम्म की व्याख्या की गई है ग्यारहवें में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तेरहवां अभिलेख जो कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। किसने? अशोक ने। तो ये तेरहवां अभिलेख है, इसके बारे में याद रखिएगा। और चौदहवां अभिलेख भी दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा चौदहवां अभिलेख में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। इन्होंने जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया है। तो आप समझिए ये कि कुल मिला के दोस्तों 14 अभिलेख हैं, जिसमें 7-8 अभिलेख आप याद कर लीजिए कि हाँ क्या है। बाकी आप रीड किए रहेंगे ना तो ऑप्शंस देख के भी कई चीज़ें आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी। फिर देखिए ये कुछ पॉइंट ऐसे दे रखे हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अब आप ये बात समझिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो शायद इससे छोटा ही होगा और आपका मौर्य वंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इनका आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। साथ में लूसेंट बुक को आप अच्छे से अब याद करते रहिए और इससे ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम भी पास है, कम चीज़ों को बार बार मल्टीपल रिवीजन करिए दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इनको और भी लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कुछ भी आपका कमेंट हो, आपको कुछ सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही मुझे लगता है काफ़ी है और थैंक यू वेरी मच आज सब आप सबके लिए।